So now I'm going to start with the subject fundamentals of hearing impairment and audiological movement. Sorry, audiological management. So इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे and उसके solutions I will share with you all. So here we go. So first question is about the true and false. So पहला है hearing and maintaining balance are the functions of ear. Is it true? Yes, it's true that the ear is responsible for both hearing and balance. That is by the vestibular system. So हमारे inner ear में कोक्लिया होता है, it helps us in hearing. और जो vestibular system होता है जिसके अंदर ये parts दिए हुए हैं semi circular canals, utricle and sacral, that helps us in maintaining the balance and spatial orientation. फिर हमारा second जो question था, just wait a second. The second question is absence of auditory nerve can give rise to conductive hearing loss. So it says false. Absence of the auditory nerve causes sensory neural hearing loss and not the conductive hearing loss. जो हमारा auditory nerve होता है, it transmit these sound signals from the cochlear to the brain. वो एक तरीके से जो है मैसेज देता है हमारे ब्रेन को that something has happened, कि कोई आवाज आई है, तो वो auditory nerve cochlear से brain तक उस सिग्नल को ले जाता है. और जो sensory neural hearing loss which is SNHL, it occurs if this nerve is absent or damaged. अगर ये जो हमारी नर्व है अगर ये नहीं होती है और डैमेज हो जाती है तब हमारे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है. कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन साउंड कैन नॉट पास थ्रू द आउटर और द मिडिल ईयर. जब हमारी आउटर बाहर वाला जो हिस्सा होता है ईयर और जो मिडिल ईयर होता है उस तक अगर साउंड नहीं पहुंच पाती है तब हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है. जैसे कि बैक्स हो गए हैं, ईयर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से हमारा जो है आउटर और मिडिल ईयर से साउंड पास नहीं हो रहा, तो दैट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन सेज OAE which is auto acoustic emission test requires active participation of the patient. Is it true? No, false. OAE is an objective test that does not require active participation. अभी टेस्ट क्या है वो भी देख लेते हैं. ऑटो अकाउस्टिक एमिशन टेस्ट इज अ टेस्ट दैट मेजर्स साउंड वेव प्रोड्यूस्ड इन द इनर ईयर. जो साउंड वेव्स होती है उसको मेजर करता है हमारी कोक्लिया के जो कोक्लिया में जो प्रोड्यूस होती है इन रिस्पांस टू अ स्टिमुलस. ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है. जैसे मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसमें पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर उसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी नहीं होता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है हियरिंग एड्स शुड नॉट बी worn with ear molds. Is it true? No, it's false. Hearing aids are often worn with hearing molds for better sound delivery. यानी कि इयरिंग मोल्ड्स के साथ ही जो है हम लगाते हैं ताकि हमें अच्छे से सुनाई दे सके. Hearing aids and earring molds. Ear molds are the custom-made soft or hand inserts that fit inside the ear canal and help direct sound from behind the ear, hearing aids into the ear. They improve sound quality and prevent feedback. फिर हमारा नेक्स्ट है FM hearing devices improve signal to noise ratio. Is it true? Yes, FM hearing devices improve signal to noise ratio which makes speech clearer in noise environments. FM की यहाँ पे फुल फॉर्म है frequency modulation hearing devices, और ये assistive listening devices होती है जो कि क्लासरूम्स में या फिर noisy environments में यूज होती है, क्योंकि ये जो है जो बैकग्राउंड में जो नॉइज आती है और जिसकी उसको ये कैंसिल आउट कर देता है, यानी कि उस चीज़ को कम कर देता है ताकि जो इंसान बोल रहा है उसकी आवाज़ को अच्छे से सुनाई दे सके हमें. फिर हमारे हैं शॉर्ट नोट्स. तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका. द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. वी हैव टू राइट द शॉर्ट नोट्स. तो मैंने सबके आपको सारे के आंसर्स दिए. इसमें वैसे फॉर्मेट है कि आपको 6 में से 4 करने हैं, बट मैंने फिर भी सबके प्रोवाइड कर दिया. फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ साउंड वेव साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में जितनी साउंड वेव साइकिल जनरेट हुई है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ साउंड वेव साइकिल्स पर सेकंड एंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. इसको किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में, जिसका सिंबल है HZ. इट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड. हायर फ्रीक्वेंसी मींस अ हायर पिच साउंड. ये पिच को डिटरमाइन करता है. दैट मींस हायर फ्रीक्वेंसी मींस अ हायर पिच साउंड. एग्जांपल अ व्हिसल. वाइल जो हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब होता है लोअर पिच साउंड, जैसे कि जो ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस होती है व्हिच इज लोअर पिच. और जो ह्यूमन का ईयर है दे कैन टिपिकली हियर साउंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. जो एक ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी है वो किस रेंज में लाई करती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में. इंटेंसिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द लाउडनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव एक सेकंड में कितने साइकिल्स जनरेट हो रही है, साउंड वेव की कितनी साइकिल्स जनरेट हो रही है एक सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी बताती है. और जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो लाउडनेस है वो कितना तेज है वो कौन बताता है? इंटेंसिटी. एंड इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. जैसे dB. हायर इंटेंसिटी मींस अ लाउडर साउंड, यानी कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है उतनी तेज आवाज, और सबसे कम इंटेंसिटी का मतलब है बहुत धीरे आवाज. जैसे हमारी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो 60 dB होती है या फिर 70 dB. और जो वाइल साउंड्स अब जो 85 dB से जो ऊपर तक होते हैं, जैसे बहुत तेज आवाज ट्रैफिक की या मशीनरी की, ये हमारी हियरिंग डैमेज कर सकता है बहुत ही लंबे समय तक के लिए. रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? लाइक बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी अफेक्ट हाउ वी परसीव साउंड, यानी कि हम साउंड को किस तरीके से परसीव करते हैं ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के माध्यम से ही हमें पता चलता है. हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जैसे बर्ड्स की चीपिंग या फिर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स जैसे थंडर की कैन हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, यानी कि उनकी जो लाउडनेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग है. हियरिंग लॉस कैन अकर एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज अफेक्टिंग स्पीच परसेप्शन. और जो हियरिंग लॉस है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे इंटेंसिटीज पे हो सकता है जो हमारी स्पीच को अफेक्ट करता है. फिर सेकंड है हमारा कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस. अभी जैसे हमने पढ़ा था ना, इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, यानी कि जब हमारा आउटर और मिडिल ईयर में साउंड पास नहीं हो पाती है ड्यू टू जैसे कि वैक्स बिल्डअप हो जाती है, फिर ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं. उसके हमें कॉजेज बताने हैं. तो जैसे इसमें लिखा भी दोबारा से, कंडक्टिव हियरिंग लॉस occurs conductive hearing loss occurs when a sound wave cannot travel efficiently through the outer or the middle ear to reach the inner ear. This results in reduced sound levels or difficulty hearing faint sounds. यानी कि वही चीज़ बताइए कि जब साउंड वेव्स हमारी आउटर या मिडिल ईयर से इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो साउंड के जो लेवल्स होते हैं हमें वो सुनाई नहीं देती, फिर सुनाई देता है तो बहुत धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती है. इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस के? जैसे ऑब्स्ट्रक्शन इन द ईयर कैनाल, जैसे ईयर वैक्स होता है, आपके कान में जम जाता है ईयर वैक्स, तो वो भी साउंड वेव्स को रोक सकता है. या फिर कोई बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके कान में चली गई, जैसे जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपने कान में कोई चीज़ डाली छोटी ऑब्जेक्ट, तो उसकी वजह से हो सकता है. या फिर ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, अंदर जो ईयर कैनाल होता है वो स्वेल हो गया, यानी कि फूल गया है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से. दैट्स इट. और मिडिल ईयर में हमारे से फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन प्रिवेंटिंग प्रॉपर वाइब्रेशन ऑफ दैट, जिसकी वजह से जो ईयर ड्रम है वो प्रॉपर्ली वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है. यूस्टैचियन ट्यूब डिसफंक्शन क्या होता है? इट इज द ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब दैट इक्वलाइज ईयर प्रेशर लीड्स टू द फ्लूइड रिटेंशन. ब्लॉकेज हो जाती है उसमें. और फिर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, abnormal bone growth in the middle ear prevents movement of the shapes. इस केस में क्या होता है, एक बोन ग्रो हो जाती है मिडिल ईयर में जो कि अगेन एक स्टेप्स हमारी है उसकी मूवमेंट को वो रोक देता है. फिर ईयर ड्रम के इशूज हो सकते हैं, जैसे परफोरेटेड ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर, यानी कि ईयर ड्रम में कुछ होल हो गया या फिर फट गया है किसी इंजरी की वजह से या लाउड नॉइस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से.
और इसकी वजह से एक रिपीटेड इन्फेक्शन कैन लीड टू थिकन लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू अफेक्टिंग साउंड ट्रांसमिशन, इसकी वजह से साउंड अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। फिर एक कॉन्जेनिटल और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज है, जैसे ट्रीसिया है, एब्सेंस ऑफ द ईयर कैनाल, यानी कि बचपन से ही जो है जब वो बच्चा पैदा हुआ है इसके ईयर कैनाल ही नहीं है, प्रॉपर्ली बच्चे से फॉर्म नहीं हो पाया, तो ये भी कॉज हो सकता है। या फिर माल फॉर्म ऑसिसल्स लाइक विच इज मिडिल ईयर बोन्स, यानी कि बच्चे से डेवलप नहीं हुई है, तो ये भी एक तरीके से साउंड्स को आने से ईयर में जाने से प्रिवेंट कर पाए, नहीं पहुंचा पाता। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, जैसे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शंस के लिए, सर्जरीज करवा सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस, इम्प्लास्टी फॉर ईयरडम रिपेयर, स्टीपेक्टोमी फॉर ऑर्थोस्क्लेरोसिस, you can read this. Hearing aids provide कर सकते हैं if surgery is not an option then. Okay, so this is our second question. अब है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है कि अगर हम जल्दी से हियरिंग लॉस है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो पहला जैसे लिखा हुआ अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम एक बार देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज क्रूशियल फॉर स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। डिटेक्टिंग हियरिंग लॉस एट एन अर्ली स्टेज अलाउज फॉर टाइमली इंटरवेंशन व्हिच कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि अगर पहले से पहले आइडेंटिफाई कर लोगे तो मतलब वो क्यों जरूरी है, पहली बात तो वो इसलिए जरूरी है ताकि हम अच्छे से स्पीच लैंग्वेज, हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स है हम अच्छे से बोल पाए, अच्छे से जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब, और सोशल डेवलपमेंट, लोगों से कॉन्टैक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको इंटरवीन कर सकें, ताकि हम हियरिंग लॉस को पहले ही डिटेक्ट कर सके पहली स्टेजेस पर ही, एंड वो हमारी आगे जाके कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सके, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारी सारी मतलब हम अच्छे से बातचीत कर सकें। Now reasons why early identification is important. क्यों जरूरी है early identification? Like it is important for speech and language development. Hearing is essential for learning language. Delayed diagnosis can lead to speech and language delays, making communication difficult. यानी कि जो हमारे बोलने में हमारी मदद करता है, अगर आपने early identify कर लिया तो हम अच्छे से बोल पाएंगे. Like it is essential for learning language. जब हम अपने initial stages में होते हैं, जब हम language सीख रहे होते हैं बोलना, तो उसके लिए हमारा hearing बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमें जल्दी से identify कर लेना चाहिए ताकि हम उसको आगे जाके treat कर सकें। और अगर हम treat नहीं करेंगे तो वो delay होगा हमारी speech में, language development में उतना ही delay होते जाएगा। फिर second point is cognitive and academic development. जैसे जो hearing impairment children होते हैं उनको लिखने में, read करने में या फिर समझने में उनको दिक्कत आती है, अगर जल्दी से इंटरवीन कर लेंगे तो अपने एज के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव स्किल्स, जो सोचने वाली चीजें होती हैं, उनको अच्छे से कर पाएंगे और अपने एकेडमिक लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर थर्ड है हमारा सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी कि चिल्ड्रन विद अनट्रीटेड हियरिंग लॉस में फेस आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि जिन बच्चों को अच्छे से जो हियरिंग लॉस है उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो अकेले रहेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो लोगों से बात नहीं कर पाएंगे और सहमे सहमे रहेंगे। और अर्ली डायग्नोसिस हेल्प देम इंटीग्रेट बेटर इनटू सोसाइटी एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। अगर जल्दी से उसको ट्रीट करा जाएगा, उसको डायग्नोस किया जाएगा तो वो सोसाइटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, व्हिच इज गुड फॉर देम। Educational opportunities. Identify children can receive special educational support, including sign language, hearing aids, or cochlear implant. They can be placed in the right educational setting, inclusive of special schools. यानी कि अगर उनको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा उनमें क्या किस लेवल तक का हियरिंग लॉस है, तो उनको हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज हो गया या फिर हियरिंग एड्स की या फिर कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है तो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनको जो राइट एजुकेशनल चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्रिटिकल पीरियड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट. द फर्स्ट 3-5 years of the life are crucial for brain plasticity. Early use of hearing aids or cochlear implants help the brain develop normal auditory pathways. यानी कि जो शुरुआत के जो 3-4-5 साल होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर उस बीच में हम हियरिंग एड्स और कोक्लियर इम्प्लांट्स को यूज करेंगे तो वो उनकी ऑडिटरी जो ब्रेन है उसको डेवलप करेगा और जो नॉर्मल ऑडिटरी पाथवेज है उनको भी डेवलप करेगा। देन है पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट. अर्ली डायग्नोसिस अलाउ पेरेंट्स टू लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज सच एज साइन लैंग्वेज, ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच थेरेपी. यानी कि अगर जल्दी से डायग्नोस किया जाएगा तो जो पेरेंट्स है वो भी साइन लैंग्वेज इनको सीख सकते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि वो अपने बच्चे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए. फिर मेथड्स क्या होते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन के, जैसे न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग है, रेगुलर हियरिंग असेसमेंट्स फॉर एट रिस्क चिल्ड्रन है, तो ये वही सब है, यू कैन रीड इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स. Types of hearing aids. So, पहले तो hearing aids होते क्या हैं पहले हम वो देख लेते हैं. Hearing aids are the electronic devices designed to amplify sound for individuals with hearing loss. They consist of a microphone, amplifier and speaker to enhance sound perception. Hearing aids are categorized based on design, placement and technology. यानी कि जो hearing aids होते हैं ये साउंड को लाइक जिनको सुनाई नहीं देता उनको लाइक साउंड को थोड़ा सा तेज कर देते हैं उनके हिसाब से ताकि वो उनको सुनाई दे सके. एम्पलीफाई मतलब उनको जो उनके पोटेंशियल है लाइक जो प्रॉपर्ली जो एक साउंड का लेवल है उसको तेज करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो पर्सन है जिसको सुनाई नहीं दे पा रहा है वो थोड़ा बहुत सुन पाए. और उसके अंदर क्या क्या होता है, एक माइक्रोफोन होता है हियरिंग एड के अंदर, एक एम्पलीफायर होता है और एक स्पीकर होता है जो कि साउंड को लाइक हेल्प करता है ज़्यादा बढ़ाने में. एंड इसको लाइक किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया यानी कि डिवाइड किया है, डिजाइन के बेसिस पे, उसका डिजाइन कैसा है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, अंदर है बाहर है या बीच में किधर है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से. प्लेसमेंट और डिजाइन के हिसाब से पहला क्या है हमारा बिहाइंड द ईयर, यानी कि जो नाम ही बता रहा है कान के पीछे, सिट्स बिहाइंड द ईयर, यानी कि वो कान के पीछे होता है, एक ट्यूब की तरीके का होता है विद ट्यूब कनेक्टिंग टू एन ईयर मोल्ड इनसाइड द ईयर, यानी कि वो कनेक्ट करता है ट्यूब को एक ईयर के मोल्ड से जो कान के अंदर होता है. एंड इट इज सूटेबल फॉर माइल्ड टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, यानी कि हल्के से बहुत ज्यादा जिनको हियरिंग लॉस है उनके लिए सूटेबल है एंड ये बहुत ही आसानी से कैरी किया जा सकता है, यानी कि हैंडल कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा रिसीवर इन कैनाल और रिसीवर इन द ईयर. सिमिलर टू द बीटीई बट स्मॉलर, द रिसीवर इज इनसाइड द ईयर कैनाल. या इसमें क्या बोले कि बिहाइंड द ईयर के जैसा ही है बट ये थोड़ा सा छोटा होता है और ईयर कैनाल के अंदर होता है, और ये बिल्कुल नेचुरल जैसे साउंड है वैसी ही क्वालिटी प्रोवाइड करता है और ये दिखता नहीं है क्योंकि अंदर होता है ईयर कैनाल में. इन द ईयर में क्या है हमारा कस्टम फिटेड इनसाइड द आउटर ईयर, जो आउटर बाहर वाला ईयर है उसके जैसे हमारे ईयर के पार्ट्स होते हैं इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, ये सब, तो ये हमारे आउटर ईयर पे फिट होता है. एंड इट इज सूटेबल फॉर माइल्ड टू सीवियर हियरिंग लॉस, यानी कि उनके लिए जिनको कम से या फिर बहुत ही ज्यादा हियरिंग लॉस है उसके लिए. देन लार्जर देन द कैनाल टाइप हियरिंग एड्स बट ऑफर लॉन्गर बैटरी लाइफ, यानी कि कैनाल टाइप जैसा ही होता है लेकिन इनकी ज्यादा बैटरी लाइफ होती है एज कंपेयर टू द रिसीवर इन द ईयर. फिर हमारा नेक्स्ट है इन द कैनाल एंड कंप्लीटली इन द कैनाल. सो ये भी वैसा ही स्मॉल कस्टम मोल्डेड हियरिंग एड्स जो कि हमारी कैनाल के अंदर होता है, वो थोड़ा सा दिख रहा होता है एंड इट इज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस. मतलब ये थोड़ा कम दिखता है बट फिर भी
लाइक बहुत ही कम दिखता है एंड इनकी बहुत छोटी छोटी बैटरीज होती है, लाइक विच मीन्स कि इनकी जो बैटरी लाइफ है बहुत कम होती है। सो इस केस में हमारी बैटरी लाइफ किसकी ज़्यादा है, इन द ईयर की बैटरी लाइफ ज़्यादा है। फिर एक है बोन एंकर्ड हियरिंग एड, लाइक इट इज सर्जिकली इम्प्लांटेड बाईपास आउटर एंड मिडिल ईयर, ट्रांसमिट साउंड विया बोन कंडक्शन, यूज्ड फॉर कंडक्टिव और सिंगल साइडेड डेफनेस। फिर नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जैसे एनालॉग हियरिंग एड्स है, डिजिटल हियरिंग एड्स है, एंड देन उसके आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर मोस्ट मॉडर्न हियरिंग एड्स यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी, वी नो कि अब जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है तो उसके हिसाब से ही एक डिजिटल हियरिंग एड्स भी और एनालॉग हियरिंग एड्स भी हमारे आगे। फिर हमारा नेक्स्ट है दिस आंसर नंबर 5। सो इस केस में क्या होता है, हमें ये बताना है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए सूटेबल है फॉर कोक्लियर इम्प्लांट्स। सो पहले तो हम देख लेते हैं होता क्या है। कोक्लियर इम्प्लांट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट बाईपास डैमेज्ड पार्ट ऑफ द इनर ईयर एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द ऑडिटरी नर्व, प्रोवाइड्स आउट सिग्नल्स टू द ब्रेन। इट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिशनल हियरिंग एड्स। यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनर ईयर में हमारा कोक्लिया है उससे बाईपास करता है, उसके थ्रू होता हुआ जाता है एंड फिर ये ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे जो साउंड सिग्नल होते हैं जो ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा कोक्लिया जो डैमेज हो चुका है उसकी जगह पे इसको हम इम्प्लांट करते हैं, कोक्लियर इम्प्लांट का, क्योंकि वो हमारा खराब हो चुका होता है अंदर कोक्लिया, तो उसकी जगह हम इसको इम्प्लांट करते हैं कोक्लियर इम्प्लांट को। एंड ये उनके लिए होता है जिनको लाइक हियरिंग एड से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, यानी कि हियरिंग एड्स लगाए थे पर उससे भी उनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए कोक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं। अब इसके कौन कौन से कैंडिडेट्स सूटेबल है, यानी कि कौन कौन इसको सेफली यूज कर सकता है। जैसे चिल्ड्रन है तो जिनको सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है दोनों कानों में, तो ये उनके लिए सूटेबल है। एंड लिमिटेड और नो बेनिफिट फ्रॉम हियरिंग एड्स आफ्टर ट्रायल ट्रेनिंग, यानी कि उनको हियरिंग एड से कोई मदद नहीं मिली है इसलिए उन्होंने कोक्लियर इम्प्लांट्स करवाए। फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज क्रूशियल, बेस्ट रिजल्ट इफ इम्प्लांटेड बिफोर 3 to 5 ईयर्स, यानी कि अगर जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया तो तब ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि फिर इसको हम 3 या फिर जब 5 साल का बच्चा होता है उससे पहले हम इसको इम्प्लांट करवा सकते हैं, तो तब उनको ज़्यादा फायदा होगा। एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑडिटरी थेरेपी विद फैमिली सपोर्ट। फिर सेकंडली अगेन अडल्ट्स के लिए है, लाइक उनके लिए जिनको सीवियर या फिर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है दोनों कानों में अगेन, तो इनके लिए फिर लिमिटेड स्पीच अंडरस्टैंडिंग इवन विद पावरफुल हियरिंग एड्स, यानी कि हियरिंग एड्स लगाने के बाद भी उनको अच्छे से समझ नहीं आ रहा लाइक सामने वाला क्या बोल रहा है। और गुड ऑडिटरी नर्व फंक्शन डिटरमाइंड बाय मेडिकल इवैल्यूएशन, स्ट्रांग मोटिवेशन एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट हियरिंग इंप्रूवमेंट। फिर नेक्स्ट केस हमारे स्पेशल केसेस में जैसे पोस्ट लिंगुअल डेफनेस होता है, यानी कि लॉस्ट हियरिंग आफ्टर डेवलपिंग स्पीच बेटर रिजल्ट, यानी कि वो बोलना जानते हैं लेकिन उसके बाद जाके जो हियरिंग है वो जा चुकी है। फिर प्री लिंगुअल डेफनेस, यानी कि बोलने से पहले जैसे कि पैदा ही वो डेफ हुए हैं एंड देन नाउ रिक्वायर एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन। फिर सिंगल साइडेड डेफनेस, यानी कि सिर्फ एक कान के लिए सिर्फ एक कान से सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए भी कोक्लियर इम्प्लांटेशन हो सकता है। और कौन इसके लिए सूटेबल नहीं है वो देख लेते हैं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ऑडिटरी नर्व, यानी कि जिसके कान के अंदर बिल्कुल भी ऑडिटरी नर्व है ही नहीं, तो ये जो इम्प्लांट है वो करेगा नहीं, क्योंकि जब इसको इम्प्लांट किया जाता है तो वो क्या करता है, जैसे फर्स्ट लाइन बोला था कि ये हमारे ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, और जब ऑडिटरी नर्व ही नहीं होगा तो इट वोंट वर्क। या फिर नेक्स्ट इसमें कंडीशन दी हुई है सीवियर कोक्लियर मालफॉर्मेशन दैट प्रिवेंट्स इम्प्लांट प्लेसमेंट, यानी कि बहुत बुरी तरीके से वो खराब हो गया है और अब ये जो हमारा कोक्लियर इम्प्लांटेशन है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से सर्जिकल रिस्क बढ़ सकता है, तो उसमें भी। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्डवायर सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस यूज्ड टू इंप्रूव साउंड परसेप्शन फॉर इंडिविजुअल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि एक असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस है, इनकी सुनने वाली डिवाइस है जो कि जो साउंड को है वो उसको इंप्रूव कर देता है ताकि जो इंडिविजुअल्स को सुनाई नहीं देता है वो थोड़ा बहुत तो सुन पाए। और ये क्या करता है, इट डायरेक्टली कनेक्ट्स अ माइक्रोफोन एम्पलीफायर एंड ईयरफोन्स थ्रू वायर्स, यानी कि ये माइक्रोफोन को एम्पलीफायर को ईयरफोन्स को कनेक्ट करता है एक वायर से, विच अलाउज द यूजर टू रिसीव एम्पलीफाइड साउंड, जिसकी वजह से जो आवाज़ जो एम्पलीफाई हुई है उसको वो सुन सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, फिर इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे माइक्रोफोन हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ईयरफोन्स हो गए, हियरिंग एड कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन, ये सब है। फिर एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, यानी कि बहुत ही साफ वॉइस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड नॉइस को कम कर देता है, और ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, यानी कि आराम से यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड मोबिलिटी ड्यू टू वायर्ड कनेक्शन, यानी कि जो उसमें वायर होती है उसकी वजह से इजीली मूव नहीं हो पाता है, और ये ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है, लार्ज एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है, और जो वायर्स है उनको शायद आप मैनेज ना कर पाओ अच्छे से, तो उसके लिए। और कहाँ पे यूज़ होते हैं ये, हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, क्लासरूम्स में, पर्सनल कम्युनिकेशन सेटिंग्स के लिए। फिर ये उनके लिए बेनिफिट है जिनको मॉडरेट या फिर ज़्यादा हियरिंग लॉस है, कि उनको लाइक सुनाई नहीं दे पा रहा अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर शॉर्ट नोट्स। फिर हम पढ़ेंगे डिटेल्ड आंसर। इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, डिग्री टाइप। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है लाइक हियरिंग लॉस में कि क्या हमारा माइल्ड है, क्या मॉडरेट है, क्या सीवियर है, क्या प्रोफाउंड है, और क्या जो टोटल डेफनेस है, यानी कि माइल्ड हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है 26 से 40 dB, और जो टोटल डेफनेस है इट इज अबव 91 dB। ठीक है, और क्या है फिर ये अगेन क्लासिफिकेशन, कंडक्टिव, ये सब। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अचीवमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये यू कैन रीड इट ऑन योर ओन एज वेल, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फिर है हियरिंग टेस्ट, यानी कि कौन कौन से टेस्ट है जिनकी लाइक 5 ईयर्स के उनके हिसाब से क्या क्या टेस्ट है, एंड देन दीज आर द स्टेजेस फॉर द ऑडिटरी ट्रेनिंग। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। इफ यू आर फेसिंग एनी इशू और कोई भी डाउट वगैरह है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी नेक्स्ट पेपर की, लाइक नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उसका पेपर आई विल शेयर, एंड अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।